स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। मतलब कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, इसकी आर्गेन डायग्राम बनाते हैं एक जी प्लेन के ऊपर या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो उन्हें वेक्टर के तौर पर भी हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह के नंबर होते हैं कि उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, जैसे मैं कहता हूँ एक नंबर है 5 और इसके साथ +4 आयोटा लिखा हो, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम खाली रियल नंबर्स ही की बात करें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ठीक है, जबकि रियल पार्ट जो है वो जो भी नंबर होगा वो उसका रियल पार्ट ही होगा। तो इस तरीके से एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर थोड़ी सी रिवीजन करें तो ये इनका आइडिया किस तरह से आया था। मतलब जो इमेजिनरी नंबर है उनका आइडिया इस तरह से आया था कि हमने जब एक इक्वेशन सॉल्व की थी x² + 1 = 0, तो इसमें x² = आया था -1 के इक्वल, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं। और फिर जब इसका सोल्यूशन निकाला तो ये आया ±√(-1), जिसको कि फिर एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने कहा, फर्ज किया कि ये कोई आयोटा आए, मतलब इसको इससे रिजेंबल कर दिया, इमेजिन कर लिया इस नंबर को, और फिर इस तरीके से इस तरह के जो नंबर आते हैं फिर उनको हम जो है वो आई में कन्वर्ट करके इसको स्टडी करते हैं। मतलब हम अपना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक इमेजिनरी जो एक रूट है वो फाइंड कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे फर्ज करते हैं कि एक हमारे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि जिसने के रियल एक्सिस के साथ साथ जो है वो a डिस्टेंस कवर किया हुआ। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि O से इस ए पोजीशन तक, ठीक है, ये इसने स्मॉलर डिस्टेंस कवर किया हुआ, जबकि इसकी जो हाइट है, मतलब जो लॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है जी, इसके लॉन्ग जो इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ ये वाला ये बी है, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, मतलब या मैं इसको यूं कहूंगा, इसका रियल और इमेजिनरी जो पार्ट बनेगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या बनेगा जी, इस Z1 का बन जाएगा a प्लस, बल्कि इसको यूं लिखते हैं, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और इसे मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास P1 है, ठीक है, जिसका रियल पार्ट a था और इमेजिनरी पार्ट b है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि जो Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b है, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी ले लेते हैं, चले, यहाँ पर P2 एक हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो रियल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, फर्स्ट करते हैं कि वो हमारे पास जो है वो c है, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो d है। तो ये फिर c और d इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। c इसका रियल मतलब जो है वो हमारे पास पार्ट है और d इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि c प्लस आयोटा d के इक्वल है, ठीक है। अब अगर इनकी पोजीशन एक खास डायरेक्शन में देखी जाए, एक वेक्टर की सेंस में, तो हम देख सकते हैं कि O से P1 ये एक वेक्टर है, ठीक है, और O to P2 ये एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से जो कि ये Z2 था और ये कौन सा वेक्टर है जी, ये Z1 है, ठीक है। अब अगर इसका इस वेक्टर का अगर हम नेगेटिव ले लें तो इसकी डायरेक्शन जो है हमें क्या करनी होगी जी, रिवर्स कर देनी होगी, ठीक है। मतलब मैं किस तरह से वेक्टर एडिशन करता हूँ, ये बात हम जानते हैं कि हम हेड टू टेल रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से। तो फर्स्ट करें, अगर ये नेगेटिव Z2 वेक्टर है, ठीक है, और ये Z1 है, ठीक है, इन दोनों का सम, मतलब यहाँ पे मैं इनको जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ कि ये वेक्टर्स, ठीक है, ये एरो जो मैंने शो किया वह डायरेक्शन को शो कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, जो कि जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेकंड वेक्टर जो कि हेड की तरफ होती है, ठीक है, इस तरीके से हम शो कर देंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर आएगा Z1 प्लस नेगेटिव Z2, जो कि फिर मतलब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये इक्वल टू आ जाएगा Z1 माइनस Z2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा OP1 वेक्टर है, ठीक है, OP1 वेक्टर वो किसके इक्वल है, वो हमने लिखा है किसके इक्वल जी, उसको हमने लिखा हुआ है Z1 के इक्वल, ठीक है। जबकि जो हमारा OP2 वेक्टर है ये है नेगेटिव Z2 के इक्वल, ठीक है, बल्कि P2 OP2 जो है वो Z2 के इक्वल है, ठीक है, Z2 के इक्वल है। जबकि जो हमारे पास P1 P2 वेक्टर है ये है, बल्कि P2 P1, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन P2 से हम P1 की तरफ शो कर रहे हैं, तो P2 P1 जो वेक्टर है हमारे पास ये इक्वल है किसके, Z1 माइनस Z2 के, ठीक है।
ये बात भी हमें पता चल गई। अब अगर हम जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अगर उसको फॉलो करें, जो ये Z2 वेक्टर है इसके अगर पैरेलल यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, इसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसी के बराबर हो और पैरेलल हो ये वेक्टर्स, मतलब अनलाइक पैरेलल वेक्टर ले लेते हैं कि डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो तो दूसरे की अपवर्ड कर लें, ठीक है। और इस तरीके से अगर इस पॉइंट को इससे मिला दें तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसकी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स मतलब जो आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो ये जो पॉइंट है और ये जो P3 पॉइंट आ गया, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ, बल्कि कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, चलें ब्लू यूज करते हैं। अगर मैं इस O पॉइंट को और इस P3 पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक क्या बन जाएगी जी, ट्राइंगल बन जाएगी। और इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ये जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर है हमारे पास, तो इसकी जो ये साइड है OP3 ये Z2 की डायरेक्शन में है, मतलब देखें Z2 ऊपर था, नेगेटिव Z2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ठीक है, ये उसके ऑपोजिट है। ये Z2 वेक्टर है, ये Z1 वेक्टर है, मतलब ये जो हमें OP3 नजर आ रही है ये ब्लू कलर वाली लाइन, ये बेसिकली Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, ये Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो ये डायगोनल हमारे पास आ रहा है, यानी OP3 जो डायगोनल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, Z1 प्लस Z2 को। तो इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर तो मैं वेक्टर फॉर्म में बता रहा था, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताऊं आपको तो ये चूंकि वेक्टर्स हैं आप इनको मैं बोल्ड करके, मतलब आप फर्ज कर लें कि ये जितने भी मैंने वेक्टर लिखे इसको वेक्टर के अगर मैं कोई एरो नहीं शो कर रहा तो इसको बोल्ड अगर मैं कर देता हूँ, गाढ़ा करके लिख देता हूँ तो ये वेक्टर ही मतलब पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अस्यूम करें कि मैंने जो ये इनके ऊपर एरो नहीं शो किए बस ये वेक्टर्स ही है, मतलब बोल्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूं तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की जो लेंथ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है, एक डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, ठीक है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है किसको जी, सम को, जो कि कौन सा था जी, OP3 डायगोनल जो है, ये जो है बेसिकली ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी, फिर ये Z2 प्लस Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास दूसरा डायगोनल है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था P2P1, ठीक है, ये P2P1 ये जो वेक्टर है इसकी ये जो मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसे, ये रिप्रेजेंट कर रही है Z1 माइनस Z2 को, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ये बेसिकली जब इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो हम इनको वेक्टर इंटरप्रिटेशन के जरिए भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं कि ये इनकी एडिशन जो है वो कैसे हो रही होती है। और फिर अगर हम दूसरे अंदाज में देखें जिसमें हम रियल पार्ट्स आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड करें तो यही रिजल्ट सेम रिजल्ट आता है जिस तरह से वेक्टर एडिशन के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर्स का आता है।